तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या होते हैं? कार्बीन्स बेसिकली हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। व्हाट आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कुछ ऐसे आप बोल सकते हो सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो बीच में बनते हैं, ठीक है, जो कि रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं कि फाइनली क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाता है, अगर वो एक स्टेप से ज़्यादा की रिएक्शन है तो बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। तो कार्बीन इज़ वन ऑफ देम। ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वही कार्बीन्स। अगर मैं बात करूं कार्बीन्स की एज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो देखना बेटा कार्बीन्स को किस तरीके से मैं बता सकता हूं। कार्बीन का अगर मैं एक सबसे छोटा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूं तो एक कार्बन, इसके पास मैंने लगा दिए सपोज 2 हाइड्रोजन, और इसके अलावा इसके पास बचेंगे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 ने तो बॉन्ड बना रखा है और बचेगा 2 और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा सबसे छोटा कार्बन है जिसे हम बना सकते हैं। इसमें अगर मैं कोशिश करूं कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास सफिशिएंट है या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये बात बताने की अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी विसिनिटी में, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स इट इज, इसके बारे में हम बोल सकते हैं दैट इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहां से मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है इसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए हमें टोटल 8 चाहिए थे, इसके 8 पूरे नहीं है। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब है इट विल वांट इलेक्ट्रॉन्स, इट विल लव इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कुछ टाइम बाद दैट इट कैन, हाउ इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, किस तरीके से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में काम आता है कार्बीन, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, कार्बीन किस किस टाइप के हो सकते हैं, उसके बाद हम और ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये कार्बीन लिखा है, वैसे ही और कोई एग्जाम्पल हो कार्बीन का, आप क्या कर सकते हो, इस H को हटा के कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो दोनों साइड, है ना। यहाँ पे आप कार्बन की चेन लगा दो, यहाँ पे आप कार्बन की चेन लगा सकते हो, वो सब भी कार्बीन में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो कार्बीन के लिए अगर मैं बात करूँ कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं टाइप्स ऑफ कार्बीन की बात करूँ, टाइप्स ऑफ कार्बीन, तो ये 2 टाइप के होते हैं बेटा। कौन से 2 टाइप के होते हैं ये कार्बीन? देखना ध्यान से। पहला टाइप कहलाता है सिंगलेट और दूसरा टाइप कहलाएगा ट्रिपलेट। ये है वो 2 वैरायटी ऑफ कार्बीन्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। अगर मैं सिंगलेट का एक एग्जांपल दूं आपको, सिंगलेट कार्बीन ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन के साथ सपोज मैंने यहाँ पे हैलोजन लगा दिया, यहाँ पे भी हैलोजन लगा दिया, दोनों साइड मैंने हैलोजन लगा दिया है, ठीक है। और इसके बाद इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। मतलब कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप अगर मैं आसपास लगा दूं किसी कार्बन के जिसके विसिनिटी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो ऐसे केस में आप इसे सिंगलेट कार्बीन बोलोगे, ठीक है। लोन पेयर कंटेनिंग होना चाहिए एटलीस्ट कोई भी एक, ठीक है। ऐसा क्यों है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ट्रिपलेट कार्बीन की अगर मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल से अगर शुरुआत करें तो जैसे कि मैंने वहां पे लिखा हुआ था, सपोज मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया है जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे वो ये वाला जो फॉर्म कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। अब सिंगलेट और ट्रिपलेट में डिफरेंस देखते हैं, क्या फ़र्क है इन दोनों में। सबसे बेसिक फ़र्क जो मैं इसके स्ट्रक्चर में बात करूंगा वो स्ट्रक्चर देखना किस तरीके से होगा। जैसे कार्बन को अगर मैं बनाना चाहूँ, इनमें डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं, देखना कार्बन को अगर मैं बनाना चाहूँ तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ऐसा, 2s2 2p2, ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है 2s2 2p2। इसको अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2s2 और ये 2p के 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, है ना। ये हमारा 2s ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा 2p ऑर्बिटल, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया है। यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ कार्बन को, कार्बन दिखेगा यहाँ पे भी 2s2 2p2। वैलेंस शेल की अगर मैं बात करूँ, 2s में बना दिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स
और 2p में भी बना दिए बेटा मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं दोनों में साइमल्टेनियसली आपको फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बॉन्डिंग में, इसकी ज्योमेट्री में, शेप में क्या फर्क है, ठीक है। तो देखना इस वाले केस में बेटा क्या होता है, सिंगलेट के केस में एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, वो बनाने के लिए मुझे एक s और 2 p के ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज कराने होते हैं, ठीक है। यानी कि एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, इन दोनों से बनेंगे बॉन्ड पेयर्स, ये सब ऑर्बिटल्स मैं आपस में हाइब्रिडाइज करा दूंगा, एक s का और 2 p के। एक s और 2 p को हाइब्रिडाइज कराने के बाद मेरे को मिलेंगे टोटल 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, एक sp2, एक और sp2 और एक और sp2, तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में पड़ा होगा लोन पेयर और बाकी के 2 जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें पड़े होंगे ये एक एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हमारे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ठीक है। ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या होता है बेटा, देखना ट्रिपलेट बनाने के लिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले हम इसे कराते हैं एक्साइट। सबसे पहले ये होता है एक्साइट, और एक्साइट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये रहा 2s और ये रहा 2p, इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन का, इसमें ये जो बेटा लोन पेयर है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं करता, यहां पे ये लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा था। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था ये जो सराउंडिंग एटम्स हैं ये अपने लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर होना चाहिए तभी वो सिंगलेट कहलाता है, तो ये अपने लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देते हैं। तो अगर ये सराउंडिंग एटम्स जो हैं जिनके पास लोन पेयर है, अगर वो अपने लोन पेयर कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्साइट होके जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, तो ये यहां पे लोन पेयर की तरह ही पड़ा रहेगा। जबकि ट्रिपलेट के केस में क्या होता है, जो सराउंडिंग एटम्स है उनके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, तो इस वेकेंट ऑर्बिटल को वो लोन पेयर देके भर नहीं सकते, है ना, जो यहां पे अवेलेबल है। तो क्या होगा, इसके केस में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे ये एक्साइट होके यहां चले जाते हैं और लोन पेयर की तरह नहीं रहता। अच्छा, तो अब अगर ये लोन पेयर जो दिख रहा है वो अगर लोन पेयर की तरह नहीं है तो क्या होने वाला है, हमें सिर्फ क्या बनाने हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स, और 2 बॉन्ड पेयर्स बनाने के लिए मुझे हाइब्रिडाइजेशन बस चाहिए sp, एक s का ऑर्बिटल चाहिए और एक p का ऑर्बिटल चाहिए। तो इसके केस में जो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाला है वो मिलता है sp, तो मुझे 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं जिसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्लियर है? इस तरीके का कुछ सिचुएशन मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जबकि यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिसमें से एक में लोन पेयर पड़ा होगा। वहां पे वो जो लोन पेयर हो सकता था पर वो बनेगा नहीं लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर सिर्फ तब बन सकता है अगर इस वेकेंट ऑर्बिटल में कोई सराउंडिंग एटम अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर दे, जिसे हम बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि तभी पॉसिबल है जब किसी सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर हो, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां के केस में तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू ये जगह भर जाती है तो ये एक्साइट नहीं हो पाता, तो ये लोन पेयर की तरह बिहेव करता है। पर इस केस में है ना, यहाँ पे लोन पेयर है नहीं, बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, तो ये एक्साइट होके यहाँ जा सकता है। और फिर हमें सिर्फ मतलब ये लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के नाम पे तो 2 सिग्मा बॉन्ड है पर लोन पेयर के नाम पे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड की वजह से मुझे सिर्फ 2 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए थे, तो मैंने एक s का उठा लिया, एक p का उठा लिया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। जबकि यहाँ पे ये लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, लोन पेयर और 2 हो गए सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिला के हो गया sp2, ठीक है, स्टेरिक नंबर 3। और sp2 में एक लोन पेयर बना लिया मैंने और 2 ये इलेक्ट्रॉन्स बना लिए जो कि अनपेयर्ड पड़े हुए हैं। अच्छा, इन्हीं के साथ ये Cl बॉन्ड बना लेंगे। सिमिलरली ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मैंने इस कार्बन के बनाए उन्हीं के साथ ये HH बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इनकी बॉन्डिंग बना सकते हैं। अच्छा, इसके केस में क्या फर्क है और इसके केस में एक और फर्क अगर आप देखोगे तो ये जो ऑर्बिटल है ना, ये जो डब्बा पड़ा हुआ है, ये जो डब्बा पड़ा हुआ है ये है हमारा प्योर ऑर्बिटल, और ये प्योर ऑर्बिटल वेकेंट भी है, ठीक है, ये एकदम खाली है, ठीक है। तो इसके केस में हमारे पास, सिंगलेट के केस में हमारे पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, जबकि यहां पे तो आपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिया, तो इस केस में हमारे पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अच्छा, लेकिन हमारे पास इस केस में 2 प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, 2 प्योर p ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये एक और डिफरेंस है इन दोनों में। अगर मैं इनकी शेप बनाने की कोशिश करूं तो देखना बेटा कैसे बनेगी, है ना। इस वाले के लिए अगर मैं बनाऊं यहां पे सिंगलेट
और यहाँ पे बनाता हूँ मैं ट्रिपलेट। इनकी शेप या ज्योमेट्री अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, देखना कैसी दिखेगी। सिंगलेट वाले के लिए अगर मैं बनाऊँ तो सिंगलेट के केस में हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है। देखो बेटा, ऐसा करके sp2 आप दिखा सकते हो। sp2 याद है ना, 120 डिग्रीज पे अप्रॉक्सीमेटली बनाते हैं, ठीक है। sp2 के मैंने 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना दिए हैं इस तरीके से, और एक में पड़ा है लोन पेयर, तो यहाँ लगा दिया मैंने लोन पेयर, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर लगा दिया मैंने। बाकी दोनों जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बनाएंगे यहाँ, ठीक है भाई। यहाँ पे लगा देते हैं अपन Cl, ये Cl के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। एक और Cl रहा, उस Cl के साथ हमने यहाँ पे बॉन्ड बना दिया, ठीक है। 2 Cl के साथ बॉन्ड बन गया, ये बीच में कार्बन रहा, और एक में लोन पेयर पड़ा हुआ था, बिल्कुल पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या बचा इसके पास, एक बचा प्योर p ऑर्बिटल। तो उस प्योर p ऑर्बिटल को मैं अलग से बना देता हूं। देखना, जो इसका प्योर p ऑर्बिटल बचा है उसको मैंने ऐसा बना दिया, ये प्योर वेकेंट p ऑर्बिटल बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंगलेट, और एग्जैक्टली मैंने CCl2 का यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना के बताया है अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, ठीक है। ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो ट्रिपलेट के केस में देखना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है हमारा। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन था हमारा sp, तो sp के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बना दिया ऐसा और एक दूसरा बना दिया ऐसा। 180 डिग्री पे होने चाहिए, sp वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 180 डिग्री पे होते हैं। अच्छा, इनका मुझे बॉन्ड किसके साथ बनाना है, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आया मैं और बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे एक और बॉन्ड बना दिया, तो ये हाइड्रोजन के साथ वाले बॉन्ड हो गए कंप्लीट। इसके बाद बचे हमारे 2 प्योर p ऑर्बिटल्स, इस कार्बन के 2 प्योर p ऑर्बिटल्स हमें बनाने हैं, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये मैं ऐसा बना देता हूं एक तो, ठीक है, और एक मैं ऐसा टेढ़ा करके बना देता हूं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा हुआ है, क्लियर है। तो ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाली मान ली हमने जेड एक्सिस, ऐसे है ना। ये ऐसा बाहर की तरफ आता हुआ और अंदर की तरफ जाता हुआ, बराबर साइज के लोब्स, क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड या फिर प्योर ऑर्बिटल्स हैं, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के दोनों लोब का साइज बराबर होता है ना। ये बात आप बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर मैं शेप या ज्योमेट्री की बात करूं तो क्योंकि ये sp है तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, लीनियर शेप है इसका, ठीक है। इट हैज अ लीनियर शेप, इसमें हम बोलेंगे इसका लीनियर शेप होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे किस टाइप का है, लोन पेयर है, और ये दोनों बेंड हो जाएंगे, है ना। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और लोन पेयर होता है तो क्या होता है, जो बाकी के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो थोड़े से बेंड हो जाते हैं, और इस टाइप के शेप को हम बोलते हैं बेंट और वी शेप, बेंट और वी शेप। ये भी आप पढ़ चुके होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये सारे शेप और ज्योमेट्रीज के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया था ही। मैंने आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट के बारे में भी बता दिया है, यूजिंग केमिकल बॉन्डिंग की किस तरीके से इनकी ज्योमेट्री होती है, किस तरीके से किसमें लोन पेयर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं मैंने, ये लोन पेयर की तरह कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और कौन से केस में ये सिंपल 2 ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े हुए अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स। these 2 electrons are not behaving as a lone pair in case of triplet, but they are behaving as a lone pair in case of singlet. Why? Again, remember the reason. Cl, कोई भी सराउंडिंग एटम अगर ऐसा लगा हो जिसके पास लोन पेयर है, तो वो इस वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, ये एक्साइट नहीं हो पाएगा, तो लोन पेयर की तरह पड़ा रहेगा। जबकि ट्रिपलेट के केस में ऐसा नहीं है, ट्रिपलेट के केस में ये एक्साइट करा दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर एक्साइट ही करा दोगे फिर तो ये लोन पेयर बचेगा ही नहीं। उसके बाद हमें सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने थे, उसके लिए मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, और बाकी के जो 2 प्योर ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ठीक है। उसकी ज्योमेट्री मैंने फाइनली यहाँ पे बना दी है, उसका शेप भी आपको बता दिया है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द 2 कार्बीन्स। वी आर नाउ गोइंग टू डिस्टिंग्विश दोनों कार्बीन्स में क्या क्या फर्क होता है। जो पॉइंट्स हमने अभी देखे थे वो सारे पॉइंट्स हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंगलेट कार्बीन, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। और दोनों में हमें पॉइंट्स डिस्टिंग्विश करने हैं, क्या क्या थे, क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे दोनों में। सिंगलेट, आई होप यू रिमेंबर, मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, Cl, और यहाँ पे ये लोन पेयर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। ट्रिपलेट के केस में आपको कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशी नहीं लेनी है, तो सपोज मैंने यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पे भी H लगा दिया, तो ये लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं करेगा। मैं इसे जानबूझ के अलग अलग लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे वो लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। पहला पॉइंट था हमारा हाइब्रिडाइजेशन।
अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे ये लोन पेयर की तरह बिहेव कराना है, तो लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक है, अगर मैं शेप की बात करूं, शेप के केस में अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर होता है तो उसके लिए जो शेप बोली जाती है वो बोली जाती है बेंट और वी शेप, बेंट और वी शेप ये बोली जाती है अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर होता है तो। ट्रिपलेट में बात कर लेते हैं। ट्रिपलेट के केस में जो पहला पॉइंट है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं मैं तो ये लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं करेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड्स आएगा और सिग्मा बॉन्ड की वजह से हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है sp। 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर शेप की बात करें तो शेप डेफिनेटली बोला जाएगा लीनियर, शेप बोला जाएगा लीनियर, क्योंकि sp के लिए लीनियर शेप ही आता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शेप की बात हो गई, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि इट हैज वन लोन पेयर, इट हैज वन लोन पेयर। जबकि यहां पे हम सेकेंड पॉइंट में बोल सकते हैं कि इट हैज नो लोन पेयर्स, इट हैज नो लोन पेयर्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं इट हैज अ वेकेंट ऑर्बिटल। इसके केस में एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है हमारे पास। जबकि अगर यहां पे बोला जाए थर्ड पॉइंट, तो यहां पे थर्ड पॉइंट में हम बोल सकते हैं इट डज नॉट हैव vacant orbital, it does not have vacant orbital। यहां पे vacant orbital नहीं होता है तो क्या होता है भाई यहां पे it has 2 pure p orbitals, it has 2 pure p orbitals having 1 electron each, it has 2 प्योर p ऑर्बिटल्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। ऐसा करके आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हो। ये इसी पॉइंट का एक्सटेंशन हो गया थर्ड पॉइंट का ही, कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है बट हाँ इसके पास 2 प्योर p ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। ठीक है, तो इसके पास तो खैर वेकेंट ऑर्बिटल ही था। नेक्स्ट, अच्छा इसके पास कोई भी ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको बॉक्स फॉर्म में अगर दिखाना चाहूं, बॉक्स फॉर्म में अगर दिखाऊं तो ये ऐसा था, सिंगलेट के केस में ये ऐसा था, और इसकी जो जगह अभी खाली है ना, वो जब Cl आएगा तो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो सपोज मैं इसको ब्लू से मार्क कर देता हूं, Cl ने आके बॉन्ड बना लिया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रिपलेट की बात करूं, ऐसे ही अगर ट्रिपलेट की बात करनी है तो यहां पे भी मैं बना सकता हूं इसके बॉक्सेस। ठीक है, इसके बॉक्स बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है भाई, इसके बॉक्स बनाते वक्त देखो ये ऐसा कुछ था, पहले ये ऐसा कुछ था। ठीक है, फिर हमने कर दिया था इसका हाइब्रिडाइजेशन। जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कर दोगे तो sp वाले ये तो पेयर हो जाएंगे, ये जो sp वाले पड़े हुए थे ये तो पेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये sp वाले हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों मिला के जो बनाए थे ये तो पेयर हो जाएंगे, पर ये जो दोनों पड़े हुए हैं ये अनपेयर्ड ही रह जाएंगे। ठीक है, वो दोनों तो अनपेयर्ड पड़े रह जाएंगे। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक नेचर के बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं क्या, कि वो जो है वो पैरामैग्नेटिक है। वाई? बिकॉज उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इट विल बी डायामैग्नेटिक, इट विल बी डायामैग्नेटिक। जबकि फोर्थ पॉइंट यहां लिख सकते हैं कि इट विल बी पैरामैग्नेटिक, इट विल बी पैरामैग्नेटिक, है ना, ये बात लिख सकते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक नेचर के बारे में। अच्छा, एक आखिरी बात जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं,
वो है मल्टीप्लिसिटी, है ना। ये जो सिंगलेट और ट्रिपलेट नाम आया है ये कैसे आया है, इसके लिए वो हंट्स रूल था, याद है आपको, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, है ना। वो क्या कहता है, उसके लिए अगर मैं मल्टीप्लिसिटी निकालूं, मल्टीप्लिसिटी क्या होता है बेटा, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी इज 2 टाइम्स मॉड ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1, 2 टाइम्स मॉड ऑफ टोटल स्पिन प्लस 1। अब टोटल स्पिन की बात करें तो अपवर्ड को चाहे आप प्लस हाफ मान लो, चाहे डाउनवर्ड को प्लस हाफ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान लो, सारे तो आपको पेयर्ड दिख ही रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, 0। तो 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1, यानी कि मल्टीप्लिसिटी आ गई 1। और ये जो मल्टीप्लिसिटी 1 आई है, इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट कार्बीन। आ रही बात समझ में, इसीलिए इसे बोला जाता है सिंगलेट कार्बीन। जबकि अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें इसी मल्टीप्लिसिटी को, तो ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लिसिटी की अगर वैल्यू मैं यहां निकालूं, मल्टीप्लिसिटी का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, 2 टाइम्स मॉड टोटल स्पिन प्लस 1। हाँ भाई, टोटल स्पिन की अगर बात करें, देखो अप डाउन, ये तो सारे कैंसिल आउट हो गए, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, टोटल स्पिन सारा कैंसिल आउट हो गया। यहां पे ये 2 बचे, बस ये 2 जो बचे हैं उसमें अप है, तो चाहे प्लस हाफ ले लो या माइनस हाफ ले लो। अगर टोटल करोगे तो या तो +1 आएगा या -1 आएगा, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमें तो मॉड लेना है, और मॉड लेने के बाद दोनों ही +1 बन जाएंगे, ठीक है। तो 1 इंटू 2 हो गया 2 प्लस 1, ये बन चुका है 3, ठीक है। और 3 आने की वजह से ही इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, हाँ, ट्रिपलेट कार्बीन, इसी वजह से इसका नाम था। तो ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन के बीच में, ठीक है बेटा। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बीन्स आइडेंटिफाई कैसे करें कि सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। तो लेट्स सी हाउ टू चेक सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन। हाउ टू चेक सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन। देखना बेटा कैसे चेक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लिखेंगे एज पर हंट्स रूल, एज पर हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एज पर अगर हम हंट्स रूल की बात करें ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्या होना चाहिए, किसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा थी, ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट शुड बी मोर स्टेबल देन सिंगलेट, शुड बी मोर स्टेबल देन सिंगलेट, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है और इसकी मल्टीप्लिसिटी आ रही थी 1। तो ऑब्वियसली हंट्स रूल कहता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं कि सपोज ये कार्बीन है, C यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3, यहाँ मैंने लगा दिया CH3, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा, ये सिंगलेट कार्बीन होगा या बाय डिफॉल्ट या ट्रिपलेट कार्बीन होगा, कैसे पहचानेंगे। तो भाई देखो, कोई भी कार्बीन रहना किस में चाहेगा, मोर स्टेबल फॉर्म में, जिसे मैंने बोल दिया ट्रिपलेट फॉर्म। तो यहां पे अनलेस देयर इज सम अदर फैक्टर जो कि उसे एक्साइट करने से रोके, क्योंकि ट्रिपलेट बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना पड़ता है वेकेंट ऑर्बिटल जो पड़ा हुआ था उसके अंदर। पर यहां पे ऐसा कोई हमारे पास अलग से ऐसा कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप नहीं है जो उस वेकेंट ऑर्बिटल को भर दे। तो यहां इस केस में ये सिंगलेट के फॉर्म में नहीं रह के किस फॉर्म में चला जाना पसंद करेगा, ट्रिपलेट फॉर्म में। आ गई बात समझ। इसका मतलब सराउंडिंग एटम के पास अगर लोन पेयर नहीं है तो वो ट्रिपलेट फॉर्म में रहेगा कार्बीन, ठीक है। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक भी लोन पेयर कंटेनिंग सराउंडिंग एटम आ जाए, सपोज ऐसा है, एक भी लोन पेयर कंटेनिंग सराउंडिंग एटम आ जाए तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देगा। उससे क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट नहीं हो पाएगा। तो ये भले ही जाना चाहे ट्रिपलेट में पर जा नहीं पाएगा, है ना, ट्रिपलेट बन ही नहीं पाएगा। तो ये कौन से फॉर्म में रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारे सिंगलेट फॉर्म में। तो इस टाइप के कार्बीन को हम बोलेंगे सिंगलेट। तो सिंपल सी बात है, पहचानने का सिंपल सा तरीका है, अगर एक भी सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर हुआ तो वो हमारा सिंगलेट कार्बीन हो जाएगा। अगर किसी के पास भी लोन पेयर नहीं है तो वो हमारा ट्रिपलेट कार्बीन की कैटेगरी में ही रहेगा,
ठीक है, जैसे यहाँ पे एक H लगा के अगर आप सिंपल एक Cl भी लगा दो तो भी ये हमारा किस टाइप का कार्बीन कहलाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये फाइनली हमारा सिंगलेट कार्बीन ही कहलाएगा, है ना, क्योंकि वो जो खाली जगह थी वेकेंट ऑर्बिटल वो तो ये अपना लोन पेयर देके भर ही देगा, तो इसे आप एक्साइट नहीं करा पाओगे, और एक्साइट नहीं करा पाओगे तो वो किस फॉर्म में रह जाएगा, लोन पेयर के फॉर्म में रह जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर है भाई।